दोस्तों, नई परख के दर्शकों का एक बार फिर सीधी बात में स्वागत है। मैं आपको सीधा संबोधित करने वाला हूं। मेरी बात सटीक होगी, बिना किसी हेर-फेर की होगी और मैं सीधे आपके साथ ये संवाद करूंगा रोज की तरह। दोस्तों, राहुल गांधी बिहार की वोट अधिकार यात्रा में महागठबंधन के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव के साथ अपनी ट्रेडमार्क सफेद टी-शर्ट पहनकर पहले 4 दिन तक जनता को बेतहाशा अपनी ओर खींचते हुए दिखे। अगले दिन वे काली टी-शर्ट पहनकर दिल्ली में प्रकट हुए। अपने शहीद पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया और सरकार द्वारा लाए गए उन 3 बिलों को शानदार भाषण के जरिए पूरी तरह फोड़ दिया, जिनका मकसद लोकतंत्र को विपक्ष विहीन करना है। अब फिर बिहार की जनता उन्हें उसी सफेद टी-शर्ट में वोट अधिकार यात्रा का नेतृत्व करते हुए देख रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का रवैया मध्ययुगीन है, क्योंकि मध्ययुग की राजशाहियों में राजा जिसका चेहरा पसंद नहीं करता था, उसे सत्ताच्युत कर देता था, उसे जेल भेज देता था। जिस समय राहुल गांधी सरकार पर जबरदस्त हमला कर रहे थे, उसी समय विपक्ष सदन में प्रवेश करके प्रधानमंत्री के मुंह पर सदन में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा था। गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर ही गो बैक तड़ी पार गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। बड़ा गजब नजारा था। विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक था और उसके विशेष रूप से आक्रामक होने की वजह भी स्पष्ट थी। अमित शाह ने 3 विधेयकों को पेश किया था। उनका मतलब साफ था, यह एक ऐसा कानून बनाने की साजिश है जो किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री या मंत्री को सत्ता में रहने नहीं देगा। एक तरह से केंद्र सरकार के रहमो करम पर छोड़ देगा। और तो और भाजपा को समर्थन देने वाली किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री भी लगातार दबाव में रहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने जरा भी चूकी या सौदेबाजी की कोशिश की तो इस कानून के तहत उन्हें भी अपनी सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इस तरह बीजेपी ने हर गैर बीजेपी राजनीतिक शक्ति को एक ही पलड़े पर तौल दिया है, चाहे वह उसके खिलाफ खड़ी हो या उसका समर्थन कर रही हो। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब से जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, तब से खबरों के बाजार में ये सुरसुरी चल रही है कि जगदीप धनखड़ किसी न किसी तरीके से कांग्रेस के साथ मिले हुए थे और वो एक तरह की साजिश कर रहे थे कि किस तरीके से केंद्र सरकार को गिरा दिया जाए। और तो और आंध्र प्रदेश में विपक्ष के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर इन सब अफवाहनुमा खबरों से कितना जबरदस्त दबाव होगा। जो भी हो, भाजपा को चाहे बहुमत मिले या वह गठजोड़ सरकार चलाए, उसकी डिजाइन यह है कि दोनों सूरतों में उसकी सत्ता पूरी तरीके से सुरक्षित होने की गारंटी हो जाए। इस लिहाज से ये 3 विधेयक वोट चोरी नंबर 2 हैं। यानी पहले नंबर की वोट चोरी, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ बिहार में जबरदस्त जनसंघर्ष जारी है वोट अधिकार यात्रा के रूप में, और दूसरी तरफ सदन में लाए गए इन बिलों के खिलाफ विपक्ष संघर्ष कर रहा है, जो कि वोट चोरी नंबर 2 है। अब ये वोट चोरी नंबर 2 है, किस तरह है ये मैं आपके सामने बताऊंगा। दोस्तों, जरा सोचिए, किस तरह के नेता हैं मोदी और शाह। किस तरह के संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन दोनों को राजनीति में भेजा है। कैसी ट्रेनिंग दी गई है इन लोगों को। क्या तिकड़मी, साजिशी और शातिर दिमाग पाया है इन लोगों ने। लोकतंत्र को एक निर्वाचित निरंकुशता यानी चुनी हुई तानाशाही में बदले दे रहे हैं। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रकरण हो, चाहे नोटबंदी का कदम हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी गई असाधारण शक्तियां हो, चाहे पीएमएलए कानून में जमानत पाना असंभव बना देने का हथकंडा हो, चाहे फर्जी वोट बढ़ाकर चुनाव जीतने की जुगाड़ हो, चाहे वोट काटकर पार्टी के भीतर या बाहर विरोधियों को हराने की तिकड़म हो, या चाहे बिहार में किया जा रहा एसआईआर का प्रपंच हो, हर कदम एक के बाद एक इसीलिए उठाया गया है कि लोकतंत्र को अघोषित इमरजेंसी में कैसे बदला जाए। यह कभी न खत्म होने वाली इमरजेंसी है, यह कभी न खत्म होने वाला अंधेरा है, जिसे केवल जनता के समझौताहीन संघर्ष के जरिए ही
परास्त किया जा सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से भी हम मदद की उम्मीद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की मदद करता भी है, पर दोस्तों याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट की टोकरी में लोकतंत्र के सभी अंडे नहीं रखे जा सकते। लोकतंत्र की डोर जनता को अपने हाथ में ही रखनी होगी। इसीलिए दोस्तों, राहुल गांधी ने अपील की है, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा आग की तरह फैल रहा है। वहां के बच्चे बच्चे की जुबान पर वोट चोरी की बात है। दरअसल इस देश की आत्मा किसी भी बात को बहुत जल्दी समझ जाती है। बीजेपी का सोच था कि अलग अलग राज्यों में वोट चोरी करेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि बिहार से बदलाव शुरू हो गया है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं आप सभी को वोट अधिकार यात्रा में आने के लिए दावत देता हूं। यहां आकर आप देखिए कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा किस तरीके से फैल रहा है। दोस्तों जरा सोचिए कि अब इस सरकार के पास बचा क्या है। हिंदू बनाम मुसलमान करते करते इस हथकंडे की हवा निकल चुकी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने भी भाजपा को बहुमत नहीं दिला पाया। मोदी ने 2024 में नंगी सांप्रदायिक मुहिम चलाई, पर बहुमत नहीं बचा पाए। याद कीजिए उस समय मोदी ने क्या कहा था। भाजपा वालों को दावा था कि अगर उनके पास 400 से ज्यादा सीटें आ गई तो वे संविधान तो बदल ही देंगे। पर मोदी ने यह भी कहा था और खम ठोक कर कहा था कि हमें बहुमत मिलते ही हम विपक्ष के खिलाफ कुछ ऐसा करेंगे जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चूंकि बहुमत ही नहीं मिला तो इतने दिन तक सिटपिटाए हुए पड़े रहे। पार्टी और संघ के भीतर से पड़ रहे दबाव से निपटने की कोशिश करते रहे। अब जब वह घड़ी आ गई है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी ही करनी पड़ेगी, तो ये 3 विधेयक ले आए। यही था वह कदम जो 2014 में कह रहे थे कि कुछ ऐसा करेंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यही सवाल उठता है कि क्या अगर संसदीय कमेटी इन बिलों को पास करके सदन में पारित करने के लिए भेज देगी, तो क्या भाजपा इन्हें कानून बना पाएगी? देश के सबसे बड़े कानूनी दिमागों में से एक प्रोफेसर फैजान मुस्तफा का आकलन है कि यह 130वां संविधान संशोधन विधेयक शायद ही कानून बन पाए। इसके लिए भाजपा के गठजोड़ को 2/3 बहुमत चाहिए होगा। इस समय ऐसा बहुमत उसके पास नहीं है। तो फिर भाजपा ऐसे विधेयक क्यों लाई? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, बिहार में एसआईआर के लिए सारे देश के पैमाने पर जो एक प्रतिरोधी उछाल आता दिखाई दे रहा है, इन विधेयकों के जरिए उन लोगों की तरफ से विधेयकों के जरिए उसकी तरफ से लोगों का ध्यान हटाया जाए। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने की मुख्य शैली जो है वो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है। जब भी कोई दिक्कत आती, संकट आता है, तुरंत प्रतिक्रिया उसकी होती है कि चलिए इसको प्रबंधित कर लिया जाए, हेडलाइन मैनेजमेंट कर लिया जाए, किसी तरीके से कोई दूसरी खबर चला दी जाए जिससे ये खबर जो हमारे खिलाफ ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, इसके नुकसान को न्यूनतम कर दिया जाए। इससे 1-2 दिन के लिए वो हेडलाइन मैनेजमेंट कर लेती है, लेकिन ये कोई दूरगामी तरीका नहीं होता और फिर भाजपा को इसके वजह से नुकसान होता ही है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि चूंकि इनका विपक्ष विरोध करेगा और कर रहा है, इसलिए विपक्ष के खिलाफ वही पुराना घिसा पिटा और पराजित नैरेटिव चलाना कि वह भ्रष्ट है और इसीलिए राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरोध में कानून नहीं बनने देना चाहता। मोदी शाह का पहला मकसद तो पूरा होने वाला है नहीं। देश एसआईआर के मुद्दे पर उबल रहा है और उसका यह उबाल और भी बढ़ता ही जाएगा। तो क्या भाजपा अपने पिटे हुए नैरेटिव का नवीकरण कर पाएगी? इस सवाल पर भी गौर करना जरूरी है। दोस्तों, केंद्र सरकार संसद में खुद बता चुकी है कि पिछले 10 साल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राजनेताओं पर 193 मामले दर्ज किए, जिनमें से मात्र 2 मामलों में अभियुक्त दोषी करार हुए, यानी अदालत ने उन्हें सजा दी। और खास बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन नेताओं में लगभग सभी गैर भाजपा नेता हैं। एक भी भाजपा नेता ऐसा नहीं है। अब यह समझना मुश्किल नहीं है कि 30 दिन गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने वाला नया कानून किस लिए लाया जा रहा है। यह वोट चोरी का प्लान बी है। यानी अगर वोट चोरी बंद हुई तो दूसरे का चुना हुआ मुख्यमंत्री ही चुरा लेंगे। इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह पहले देश के विधायक चुराते थे, चूंकि नहीं चुरा पाए, उनके पीछे एजेंसियां लगाई और अपनी पार्टी में ले आए, फिर वोट चुराना शुरू कर दिया। अब एसआईआर के नाम पर बिहार के लोगों के वोटर मतदाता सूची से हटा रहे हैं। दूसरी तरफ अब नया कानून लाकर सीएम चुराने का प्रबंध करने में लगे हुए हैं। इस कानून में अगर कोई मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहेगा तो उसे पद से हटना होगा। यानी ये लोकतंत्र को
लाठी तंत्र बना देना चाहते हैं और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। विपक्ष का तर्क यह भी है कि अगर सरकार की नीयत सही होती तो इस बिल में यह भी जोड़ा जाता कि यदि आरोपित मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सारी जांच के बाद निर्दोष साबित होते हैं तो जेल में अकारण डालने वाली संबंधित जांच एजेंसी के लोग व संबंधित राज्य व केंद्र सरकार के मुखिया भी उतने ही समय के लिए जेल जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान इन विधेयकों में नहीं दिखाई देता। दोस्तों, सोचने की बात है, दिल्ली सरकार के मंत्री थे सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन को लंबे अरसे तक जेल में रखा गया, यहां तक कि वो जेल में अपना स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मरते मरते बचे। अब बाद में सीबीआई ने उनको जेल में रखा और अब बाद में अदालत ने कह दिया कि भाई इनके खिलाफ तो कोई भी मामला साबित ही नहीं होता, वो केस बंद कर दिया गया। आप सोचिए, इतने लंबे अरसे तक एक व्यक्ति को आपने जेल में रखा, उसको अरविंद केजरीवाल वाला मसला देखिए, मनीष सिसोदिया वाला मसला देखिए, इन लोगों की जमानतों के ऊपर, हेमंत सोरेन वाला मसला देखिए, इन लोगों की जमानतों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, वो टिप्पणियां इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स को अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वो बिना किसी सबूत के, बिना किसी ठोस सबूत के, बिना बिना किसी मनी ट्रेल को साबित किए हुए इन लोगों को लगातार जेल में रखती है और इस तरीके से उन्हें चुनाव में हराने की गारंटी करती है। कहीं कामयाब होती है, कहीं नहीं कामयाब होती है। दिल्ली में कामयाब हुई, लेकिन झारखंड में नाकाम हो गई। दोस्तों, यह एक असुरक्षित सरकार का हताशा से भरा हुआ कदम है। यह रिटायर होने की कगार पर खड़े प्रधानमंत्री की वह कोशिश है जिसका केवल उसे नुकसान ही हो सकता है। हर तरह से यह वोट चोरी का प्लान बी है। इसकी पोल बिलों के कानून बनने से पहले ही खुल चुकी है। कानून तो ये बिल बन ही नहीं सकते। दोस्तों, यह एक डरी हुई सरकार और उसके सत्ता खोने के भय से थरथर कांपते प्रधानमंत्री का अपने बचाव में उठाए गए आखिरी कदमों में से एक है। मैं बार बार कहता हूं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसे अब रोका नहीं जा सकता। जनता जनार्दन खुलकर बोल रही है, पहली धमक सुनेगा। धन्यवाद। तो पहले एक बार फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि नई परख को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी उसे सब्सक्राइब कराएं, हमारे कार्यक्रम पर अपने सुझाव भी दें, टिप्पणियां भी भेजें, सक्रिय रूप से हमारी पत्रकारिता में हिस्सेदारी करें। यह भागीदारी वाली पत्रकारिता है जो कि भागीदारी वाला लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है। ये पार्टिसिपेटिव जर्नलिज्म है जो कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी स्थापित करने में योगदान करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।